हिंदी मेन आज है, कल वाला इम्पोर्टेंट नहीं था वो, बस क्योंकि वो पढ़ना था। क्वेश्चन भी नहीं आता, बहुत कम क्वेश्चन आए क्योंकि उड़ीसा का वंश है ना, तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता। वो तो है पार्ट में, वो शिफ्ट हुए हैं यहाँ से वहाँ, तो देख लिया अपन। मेन जो कहानी है आज देखेंगे अपन, कलचुरी वाला पहले तो उसको क्लियर कर लेंगे, क्या बोलते हैं। कोशिश तो यही है कि हो जाएगा। क्या क्या बचा है आप लोगों का? पूरा ही मतलब? अच्छा, छत्तीसगढ़ का बोल रहे हो? छत्तीसगढ़ यार, मैं खड़ा हूँ तो काहे टेंशन है? मेरे पास, हाँ, तब तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई। मेंस भी पढ़ना है ना, मेंस भी पढ़ना। हाँ, फिर तो मेंस में दिक्कत ही नहीं। काहे दिक्कत ले रहे हो? मेंस है ना भाई। अभी तो समझ लो ट्रेलर देखे हैं, मेंस में तो पिक्चर आएगी, है ना। लिखते कैसे हैं, क्या लिखेंगे, किसके बारे में क्या लिखना, सब देखेंगे। रही बात अभी के प्री की, तो सिलेबस कंप्लीट हो गई, ठीक है, किसी भी हाल में होगा, चाहे क्लास 5-5 घंटे चलनी पड़े, 6-6 घंटे चलनी पड़े। हाँ, क्लास कंप्लीट होगी, स्पेशली छत्तीसगढ़ का सिलेबस कंप्लीट होगा। बाकी की गारंटी मैं नहीं ले सकता, वो मैनेजमेंट जाने, है ना। वो भी करवाएंगे क्योंकि उसमें भी क्या इकोनॉमिक्स बचा हुआ है ना। हिस्ट्री, और हिस्ट्री तो चल ही रही है, ये तो कंप्लीट हो ही जाएगी। इकोनॉमिक्स चालू हो गया शायद संडे को ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। साइंस बचा हुआ है शायद, साइंस में ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता, ज़्यादा पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको पढ़ो तो अथाह है, मतलब वो 100 सब्जेक्ट भी पढ़ लोगे ना, वो भी कम पड़ जाएगा यदि आप साइंस पढ़ने बैठ गए तो साइंस का बहुत सेलेक्टेड वे में पढ़ना पड़ता है कि आप ज़्यादा। क्या होता है कि जनरली आदमी जो इस फील्ड में आया है, वो इन जनरल देखना या तो मैथ्स वाला होगा या तो बायो वाला होगा। ह्यूमैनिटी वाले अब आने लग गए, थोड़े अवेयर हो गए, नहीं तो पहले तो वो लोग दिखाई भी नहीं देते थे, ऐसा हो गया था बीच में, ठीक है। तो हम लोग क्या साइंस से पढ़ के आए, अब साइंस की आदत गई नहीं है, मतलब वो ब्लड में आ गया है आदमी 10वीं के बाद से, समझ रहे हो ना। तो जहाँ साइंस पढ़ाना शुरू करता है ना, तो आदमी खोदना शुरू कर देता है, इतने में अरे ये तो मैं जानता हूँ, इतने में थोड़ी हो जाएगा, ऐसा लगने लग जाता है, क्योंकि वही सब्जेक्ट सबसे अच्छा है। अभी पढ़ के निकले हैं ग्रेजुएशन से, 12वीं से, है ना। तो उसमें आदमी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है कि टॉपिक मिला नहीं कि बिल्कुल अंदर घुस जाएगा कि ये भी देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ, पता चल रहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रहा है कि क्या होता है। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि बनना होगा ना, तो 3 से 4 क्वेश्चन जो आएगा वो थोड़े में बन जाएगा, जो थोड़ा पढ़ेंगे अपन, मतलब मुश्किल से 2-3 क्लास ही पढ़ोगे तो उसमें भी काफ़ी है। लेकिन यदि अंदर जाने की बात आई और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो थोड़ा डीप में था, तो फिर वो तभी बना पाओगे जब आप नीट जेई की तैयारी किए थे, नहीं तो फिर तो वो किसी से नहीं बन रहा। तो अब उसके लिए पूरा रिवाइज थोड़ी करते रहोगे, तो वैसे तैयारी करना है जिससे क्वेश्चन फंसे, और क्वेश्चन फंसे कम समय में, ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाए। बात समझ आ रही है? तब तो बात बनेगा, नहीं तो सब गड़बड़ है। एक तो 2 ही महीना बचा हुआ है, तो ऑलरेडी हमको इतना सेलेक्टेड पढ़ना है कि जो पढ़ें वो एग्ज़ाम में आए, है ना। अभी इसलिए नहीं पढ़ना है कि पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है कि सिलेक्शन लेना है। पढ़ने के लिए पढ़ना अलग होता है, कि पढ़ने के लिए, जानने के लिए पढ़ता है आदमी फिर, कि जो मिले वो पढ़ लूँ, कम से कम एक दूसरे से रिलेट कर पाऊँगा चीज़ों को। अभी सिचुएशन वैसी नहीं, अभी सिचुएशन बोल रही है भाई 9 तारीख को पेपर है, 9 फरवरी को, मतलब 2 महीना एग्जैक्ट बचा हुआ है मान लो अब, क्योंकि वो 2-4 दिन तो आप कुछ तो रिवीजन करोगे कोई ना कोई टॉपिक, तो वो वैसे भी नहीं बचेगा, मतलब 2 महीना बस है। तो 2 महीने में इतना सेलेक्टेड वे में पढ़ो कि फालतू चीज़ें दिमाग में जाए ही मत। और जो पढ़ चुके हो, जो ज़्यादा ब्रीफ में पढ़े, जैसे जनजाति बहुत पढ़े, है ना, इतना पढ़ लिए कि 1.5-2 महीने वही पढ़े हैं, हाँ, तो उसको भी सेलेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से छटाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सब पढ़ के चले गए, याद नहीं रहेगा उतना कुछ, ठीक है ना। तो जो एग्ज़ाम के पहले की पढ़ाई होती है वो बिल्कुल अलग है बाकी पढ़ाई से, मतलब जो लॉन्ग टर्म बैच की पढ़ाई है वो बिल्कुल अलग है, वो जानबूझ के ज़्यादा कराई जाती है, क्योंकि भाई उसको बाद में एग्ज़ाम देना है ना। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म बैच में ही जैसा पढ़ते हैं वैसा पढ़ें अभी तक। हाँ, अब कोशिश करेंगे कि सिर्फ वो चीज़ पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और बाकी चीज़ें स्किप करके निकल लें, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि स्किप करेंगे मतलब कहानी समझ नहीं आएगी, कहानी रिलेट जरूर करेंगे, पर कोशिश ये करेंगे कि बाई चांस हो सकता है कि किसी में हम 10 पॉइंट पढ़ने वाले थे तो अब उसको 8 ही पढ़ेंगे, 7 ही पढ़ेंगे और निकल जाएंगे वहाँ से। जैसे आज जो शुरू में डायनेस्टी देखने वाले हैं, कुषाण वंश, मेघ वंश, मित्र वंश, नहीं पूछा है क्वेश्चन, पर क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री इतने अच्छे से पढ़ाया हूँ तो 3 वंश बताने में 10 मिनट और नहीं लगेगा, तो उसको पढ़ ही लेते हैं, इसलिए पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ये छोड़वा दिया रहता, क्योंकि इससे क्वेश्चन ही नहीं आया। जैसे आप ये वाला पोर्शन देखे जो अपन कल, उड़ीसा का सोमवंश, इससे बस एक ही क्वेश्चन पूछा है कि कौन त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि लेता है, इसके अलावा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना। बात समझ आ रहा है? ना राजा का नाम पूछा, ना कोई और क्वेश्चन पूछा। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको कम से कम 10 राजा का नाम याद रखना पड़ा। 10 राजा में 2-2 पॉइंट भी याद रखे तो 20 डिटेल हो गया उसमें, समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, गार्बेज जैसा हो गया, कचड़ा, कि भाई नहीं भी पूछ सकता है, पूछ भी सकता है, और उसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। जबकि ज़्यादा संभावना है कि पांडु वंश पूछेगा, ज़्यादा संभावना है कि सरबपुरी वंश पूछेगा, नल वंश पूछेगा, तो ज़्यादा टारगेट मैं इन डायनेस्टीज़ में कर लूँ, ना कि उड़ीसा के सोमवंश पढ़ते बैठे रहूँ, क्योंकि ये नया है, अभी जुड़ा है समझो सिलेबस में। पहले तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, जब राम कुमार बिहार की बुक आई उसके बाद समझ आया कि अच्छा ये भी वंश है, और वहाँ से एक आध क्वेश्चन आ गए कि भाई उड़ीसा के सोमवंश के बारे में क्या है। जैसे मैकल का सोमवंश देखे, नाम ही तो है, उसमें कुछ डिटेल पढ़े क्या? नहीं पढ़े, सिर्फ उसको रिलेट करने के लिए पढ़ें कि भाई हाँ यहाँ से इनकी शादी हुई थी और यही बाद में पांडु वंश की स्थापना कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा वंश ऐसा है प्राचीन भारत में जिससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी क्या हो रहा है कि पांडु वंश से और सरबपुरी वंश से, राजर्षि तुलकुल वंश से, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछ चुका है, वाकाटक वंश से, नल वंश से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होंगे, यदि होंगे भी तो ठीक है। पूछ चुका है इसलिए क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती सीक्वेंस पूछ रहा है राजाओं का कि इसके बाद कौन आया था, इसके बाद, वही तो है उसमें, और कुछ थोड़ी डिटेल तो कुछ पढ़े ही नहीं, तो ज़बरदस्ती सीक्वेंस पूछ दे रहा है। तो वो भी मत जाए अपने हाथ से, इसलिए कम से कम नाम याद रहे कि हाँ ये वाला राजा इसके बाद आया था, इसलिए अपन वो भी पढ़ लिए। ठीक है, पढ़ेंगे ऐसे ही, कमी कुछ नहीं होगा, पर हाँ अब कोशिश ये रहेगी कि कम समय में ज़्यादा सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ के अपन सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, जो जो घर में रिवीजन करने बोला हूँ उसको मत छोड़ के जाना। जैसे जितने भी कवि थे बताया था, उनकी रचनाएं पढ़ते ही रहना है। जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसको पढ़ते रहना है, क्योंकि उसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, बस मैप में आपको बताऊंगा कि इस ज़िले में ये है, इस ज़िले में ये है। आपको ज़िला तो पता ही है, बस आपको क्या करना है, वो जो जगह है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक एक करके ज़िले वाइज आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जिसके पास नोट्स नहीं होगा बताना, वो भी दिलवा दूंगा। जिस कोचिंग का बोलोगे, जिस जगह का बोलोगे, अपने यहाँ से तो मिला ही होगा, हाँ उसमें भी दिया हुआ है पर्यटन, उससे पढ़ लो। और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जिसको अभी का एग्ज़ाम देना है वो पर्यटन में भी जानना चाहता है कि क्या पढ़ना है, तो आ जाना, टिक लगा के दे दूंगा कि भाई इतना पर्यटन कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है क्या? लेकिन अभी रिवीजन का समय है, जो अपन जनजाति पढ़ लिए हैं उसको छोड़ना मत, क्योंकि वो सबसे टफ है और सबसे इजी है। यदि पता है तो सबसे इजी है, वरना सबसे टफ पोर्शन वही है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज वही करेगा लास्ट में। ठीक है, तो वो रिवीजन नहीं छोड़ना है अपने को। बात समझ आ रही है? क्योंकि जनजाति से ही अच्छे क्वेश्चन निकल रहे हैं, मतलब जो कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जनजाति एक दूसरे से मैशअप हो जाता है ना, कि इसका इसमें चले गया, उसका उसमें चले गया, ये वाली परेशानी है। ठीक है, आप भी अभी दिला रहे हो 2024? नहीं दिला रहे हो ना, नेक्स्ट एग्ज़ाम, हाँ तब तो आराम से। तो अभी आप हिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद जनजाति पढ़ोगे, है ना? तो जो पढ़ लिए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि स्पेशली उसको, जैसे बोला था लिखने के लिए, कंपेरेटिव लिख के एक ही पेज में जो जो चीज़ें सेम है उसको एक जगह लिख के अभी से रखना चालू करो। ठीक है, ये चीज़ जो रिवीजन वाली है, बात समझ आ रही है? जब ये करोगे तभी एग्जाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, बता रहा हूँ। बहुत कंफ्यूजन होती है लास्ट डे में, आप इतने परेशान रहोगे, क्योंकि एक तो प्रेशर रहेगा कि एग्जाम दिलाना है। करेंट अफेयर्स का वेट नहीं करना है, करेंट अफेयर्स आपको मिल रहा है पर मंथ,
उसको रिवाइज करना है। जो करंट अफेयर्स मार्केट में है यदि आप वो पढ़ना चाहते हो तो वो भी अभी से पढ़ना है, तब तक का वेट नहीं करना है कि लास्ट के 10 दिन में मैं ख़त्म कर लूँगा। ठीक है, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बात समझ आ रही है? यदि करंट अफेयर्स अभी से है आपके पास तो अभी से उसको पढ़ो। जैसे अभी जितने भी राज्य पुरस्कार मिले, राजकीय पुरस्कार आ गई उसकी लिस्ट, वो अभी से याद होना चाहिए। मान बुकर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब अभी से पता होना चाहिए। नोबेल, ये सब मिल गया ना, तो ये अभी से पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब आएगा तब, जितने भी, चाहे विंबलडन हो, चाहे फ्रेंच ओपन हो, चाहे यूएस ओपन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका, तो पता होना चाहिए कौन जीता, महिला में कौन जीता, पुरुष में कौन जीता। दिसंबर निकल गया, मतलब सारे इवेंट हो चुके हैं। बात समझ आ रही है? इन इवेंट को पता करो कि कहाँ है, क्या डिटेल है। बस्तर ओलंपिक पता होना चाहिए, कब चालू हुआ, क्या शुभंकर था, कब तक होगा, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, करना ही है करंट अफेयर्स अभी से, लास्ट में नहीं हो पाएगा। और जो सिलेबस कंप्लीट हो गया, जैसे ज्योग्राफी हो गई है, तो ज्योग्राफी के जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको एनालिसिस करो और देखो, और वहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू करो, ताकि ये पता चले कि ज्योग्राफी याद कितनी है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पोर्शन है 5वां भाग, पार्ट 5। ठीक है, समझ आ रहा है? तो स्पेशली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, कौन सा बिल कौन लाता है, कैसे आता है, कब आता है, स्पेशली विनियोग विधेयक, और क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक, ठीक है, फिनांस बिल, और क्या बोलते हैं विनियोग विधेयक को, अप्रोप्रिएशन बिल, ऐसा कुछ नाम है ना, जहाँ तक मैं सही गैस कर पा रहा हूँ। तो इन सबको पढ़ना जरूरी है। इनमें अंतर क्या है, किसको आप फिनांस बिल बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे, यही क्वेश्चन का फील्ड है। ठीक है, राष्ट्रपति कैसे बनेगा, कैसे उसको पद मुक्त करेंगे, कौन से आर्टिकल में उसकी नियुक्ति हो रही है, किस में उसको कार्यपालिका का प्रमुख बताया गया है, ये सब। स्पेशली राष्ट्रपति, स्पेशली उपराष्ट्रपति, क्योंकि दोनों के चुनाव हुए हैं, पूछ सकता है। बात समझ आ रही? प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, पूछेगा। ठीक है, गैस करने का भी तरीका होता है कि क्या चीज़ करंट में चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो वैसे ही पढ़ना भी है, क्योंकि एक तो देखो अभी आपको रिवीजन भी करना है, साथ में नई चीज़ें भी पढ़नी है। तो ये मान के चलो कि समय अब बिल्कुल नहीं है। जिसको एग्ज़ाम देना है वो कम से कम 8 घंटे तो पढ़ेगा ही इस 2 महीने में, उससे कम का कोई चांस नहीं। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि आप बॉर्डर पे आए, होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, 1 नंबर से चूक रहा हूँ, बॉर्डर में आ गया हूँ, ये वाली कंडीशन ही मत बनाओ। पहले इतने सेफ रहो कि पता है कि हाँ यदि रिजल्ट आया तो मैं मेंस तो लिख रहा हूँ, ताकि मेंस की क्लास शुरू करने में परेशानी मत हो आपको। ये तो सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है पता है प्री के बाद, कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंस पढूं कि प्री वापस पढूं। या हो सकता है उसी समय कोई और एग्ज़ाम दे दिया आपको, आपको लगेगा कि यार यार मेंस शायद नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा दूसरा एग्ज़ाम देख लेता हूँ। और वो दोनों में कंफ्यूज होके ना आप मेंस ही दे पाओगे ना वो एग्ज़ाम ही दे, क्योंकि प्रेशर उधर का है ही, उधर से आप परेशान हो ही कि मेरा मेंस नहीं निकल रहा, मेंस नहीं दिला पाऊंगा, मैं मेंस नहीं दिला पाऊंगा, वो दिमाग में अलग चल रहा है। जो नया एग्ज़ाम आया वो उस प्रेशर में नहीं निकला। तो ज़्यादा अच्छा है कि यदि दिलाने की इच्छा है तो फिर तरीके से दिलाओ, मतलब अच्छे से उसकी तैयारी होनी चाहिए, तब तो मज़ा आएगा, है ना, प्री दिलाने का। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। तो यदि जहाँ पे भी बिजी हो उससे समय लेके 7 से 8 घंटे की तैयारी बिल्कुल ज़रूरी है, उससे कम में काम नहीं बनेगा। ठीक है, और सेगमेंट डिसाइड कर लो कि इतने देर रिवीजन, इतने देर नया, इतने देर करेंट अफेयर्स। या जिसका सी सेट अच्छा नहीं है, मैथ्स अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, जिसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो उस पोर्शन पे ज़रूर ध्यान दे। नहीं तो जनरली क्या होता है, जीएस में हो सकता है आप निकाल लिए जीएस अच्छा करके और सेकंड पेपर से लटक गया, तो वो काउंट ही नहीं होगा, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, तो मतलब भी क्या हुआ फिर। तो एटलीस्ट इतना हो जाए, मैथ्स इतना बनता हो कि आप पास हो जाओगे। 10 से 20 क्वेश्चन हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिला के रहेगा, 10 से 20 में 10 से 20 नहीं बना पाओगे,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बना पाओगे। यदि 20 क्वेश्चन दिया है तो आप मैक्सिमम बना लिए तो 15 क्वेश्चन एग्जैक्टली बना पाओगे, वो भी कम चांस होता है। ज़्यादा चांस है कि आप 10 के आसपास ही क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी के इतने आसान शब्द नहीं पूछता है कि आप फट से गैस करो। और बात समझ आ रही है? बहुत कंफ्यूजिंग होती है। यदि आप छत्तीसगढ़ी और हिंदी रिवाइज करके नहीं गए हो तो उसके टाइप्स में ही पूछेगा वो, सर्वनाम कौन सा टाइप है ये, संज्ञा का कौन सा टाइप है ये, एग्जाम्पल देके, क्रिया का कौन सा टाइप है। आप परेशान हो जाओगे यदि रिवीजन नहीं है तो। यदि रिवीजन है तो वही सबसे आसान सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट। यदि रिवीजन नहीं है तो वही सब्जेक्ट सबसे टफ सब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं उसको स्पेशली ध्यान दे के जाना। ठीक है, कि जीडीपी कैसे काउंट होती है, जीएनपी कैसे काउंट होती है, एनएनपी कैसे काउंट होती है, बैंक रेट का इफेक्ट क्या होता है, रेपो रेट का इफेक्ट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट का इफेक्ट क्या होता है, एसएलआर का इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, मुद्रास्फीति क्या होती है, मंदी क्या होती है। ठीक है, डिफ्लेशन, फ्लैक्चुएशन, ये सब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए इकोनॉमी पे, तब तो आप ये बता पाओगे, नहीं तो सब गड़बड़। बात समझ आ रही? पढ़ना कि कौन कौन से एरिया में है। कॉन्स्टिट्यूशन में 5वां भाग मस्ट, इसके बाद इमरजेंसी। इमरजेंसी पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी। ठीक है, इमरजेंसी को भी कंपेरेटिव कि तीनों इमरजेंसी में क्या क्या अंतर है, कब लगेगा, कितने दिन तक लगाएगा, कौन लगाएगा, कैसे हटेगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा यदि लगाया गया है तो इमरजेंसी। बात समझ है? सेम अध्यादेश। ठीक है, 1 2 3 आर्टिकल 1 2 3 123। ठीक है, 1 2 3 मतलब 1 2 3 नहीं बोल रहा हूँ, है ना, आर्टिकल 123 बोल रहा हूँ, 123। ठीक है ना अध्यादेश? हाँ, कैसे लाया जाता है, कितने दिन तक रहता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कितने दिन तक रह सकता है, कौन वापस लेगा, कैसे वापस होगा, किस किस कंडीशन में उसको लागू नहीं किया जाएगा, किस कंडीशन में लागू होगा, पता होना चाहिए। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन के फील्ड हैं जो रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, हर साल कन्फ्यूज़न होती है, हर साल गलती होती है। जो चीज़ रिवीजन किए बिना गए उसमें गलती होगी, क्योंकि आप पढ़े हुए तो हो, ऐसा तो नहीं कि पढ़े नहीं हो, है ना। और पढ़े हो तो अटेम्प्ट करने जाओगे ही, कि लगेगा कि ये सही था, ऐसा तो पढ़ा था, ऐसा तो पढ़ा था। जब तक एग्जैक्ट नहीं पता है हर ऑप्शन ऐसा लगता है कि हाँ ये तो पढ़ा था। बात समझ आ रही है? तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि यही आंसर था, यही पढ़ा था मैं, और उसके बाद आंसर लो कैसे नहीं लगेगा। जैसे राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं उसकी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्ति कौन सी है, कार्यपालिक शक्ति कौन सी है, सैन्य शक्ति कौन सी है, जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्रेसिडेंट का, वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा पावर किस में आता है। ठीक है, कि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि उसकी मिलिट्री पावर है, ये सब पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट वे में, कि भाई क्यों है और कैसे इसको किस में कैटेगराइज किया गया है। तब तो आप उसको कैटेगराइज कर पाओगे। नहीं तो 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सी सैन्य शक्ति नहीं है पूछा, और आप उसमें बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे यदि नहीं पढ़े हो तो। बात समझ आ रही है? ऐसे ऑप्शन ही देता है वो जानबूझ के, और ऐसे ऑप्शन हमेशा कूट में ही होंगे, जैसे यूपीएससी में पूछता है हमेशा। अब जब से 2015 के बाद से ये संविधान के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में कूट दे रहा है, वो भी 1 2 नहीं, 6 6 7 7 कूट दे रहा है। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको बहुत डीप में और बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो इन टॉपिक्स को। ऐसा नहीं कि टॉपिक नया है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक ही है, हमेशा भाग 5 से क्वेश्चन है, हमेशा भाग 3 से क्वेश्चन है, हर बार है। पर इस बार और डीप होते जा रहा है चीज़ें, और ज़्यादा उसको अंदर जाके पूछने लग गया और टफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये पोर्शन छोड़ के नहीं जाना है। ठीक, बिल्कुल शेड्यूल बना के कि भाई 9 तारीख को पेपर देना ही है, तो 9 तारीख को 9 तारीख का वेट नहीं करना है। लास्ट बहुत ज़्यादा हो गया तो जनवरी के लास्ट डे पे पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो अब कैसे भी हो। उसके अकॉर्डिंग आज सिलेबस डिसाइड करो कि 2 महीने में यदि मेरे को सब कुछ पढ़ना है तो मेरे को कितने देर तक पढ़ना पड़ेगा। वो आपकी अलग अलग कैपेसिटी अपना अपना डिसाइड कर सकते हो कि भाई कितना हुआ है आपका,
और कितना बचा है, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन और नया वाला पढ़ने को मिला के आपको कितना घंटा चाहिए दिन में। हो सकता है किसी को 1 ही घंटे में हो जाएगा तो वो 1 घंटे में कर लेना, ठीक है। हो सकता है किसी को 10 घंटे लगने वाले हैं। तो डिपेंड करेगा ना भाई कि कितना आपका पोर्शन बचा हुआ है, कितना आप तैयार करके बैठे हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम और शेड्यूल बनाओ और उसको कंप्लीट करो। जैन से फैब नहीं होना चाहिए। फैब का जो 10 दिन है वो बहुत रिलैक्स जाने चाहिए। माइंड में इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि ये नहीं देखा हूँ मैं तो वो नहीं देखा हूँ, मेरा तो वो भी नहीं हुआ, मेरा तो ये भी नहीं हुआ। ये सिचुएशन में हो मतलब समझो कि डर में जाओगे आप। बना लेते फिर भी शायद, लेकिन वो प्रेशर नहीं बनाने देगा आपको। प्रेशर इतना हो जाता है ना कि मैं ये भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं वो भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं ये भी नहीं, कि वो जो देखे हो जो जानते हो उसको गलत करा देगा वो, ठीक है। तो जो पढ़ना है पहले से पढ़ लो, भले 2 घंटे कम सो, 4 घंटे कम सो, अभी कम सो के चलो चलेगा, लेकिन वो लास्ट के 10 दिन में यदि कम सोए ना तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो उस समय बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए दिमाग कि हाँ अब मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, जितना पढ़ सकता था, जितना पढ़ना चाहता था, अब नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी। स्टैटिक्स जीके स्पेशली कल्चर वाला पोर्शन, बुक आती है स्टैटिक जीके की अलग से, उसको लेके उसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन बहुत पूछने लग गया है टॉपिक से हट के। स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशली कल्चरल पोर्शन, किसी नृत्य से, किसी स्थापत्य कला से, इन सब से क्वेश्चन बहुत पूछने लग गया है। बात समझ आ रही है? तो स्टैटिक जीके की एक बुक तो होनी चाहिए जो हमेशा आप फ्री टाइम में रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो उसको अपने साथ रखना है और जब भी समय मिले तो उसी को पढ़ना है, ठीक। पढ़ें आगे। चलिए, दो वंश हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ठीक है। हम जाने वाले हैं गुप्त और सातवाहन के बीच में, ठीक है। गुप्त और सातवाहन के आसपास जाने वाले हैं, उत्तर गुप्त। मतलब हम कहाँ जाने वाले हैं, कुषाण वंश देखने वाले हैं। ये आक्रमणकारी थे, बाहर से आए थे, ठीक है। कौन सा वंश? कुषाण वंश। आप ये उसमें पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में, यहाँ पर केवल 3 नाम याद रखने हैं इससे रिलेटेड। सॉरी, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश, ठीक है। कहाँ शासन किया, कब शासन किया, क्यों शासन किया, ये सब आप देखोगे किसमें, इंडियन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसको याद करने की जरूरत भी नहीं। बस ये याद रखना कि इसी कुषाण वंश के कुछ सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ से मिल गए। अब वो क्यों मिल गए, कैसे मिल गए, कोई अता पता नहीं है। बस ये बोला जाता है कि हो सकता है कि कुषाण वंश का इन्फ्लुएंस कहाँ पर रहा होगा, छत्तीसगढ़ में रहा होगा, क्योंकि 3 जगह से सिक्के मिले हैं। और क्वेश्चन भी क्या बनेगा, तो प्री में बस यही क्वेश्चन बनेगा कि कुषाण वंशी जो सिक्के हैं वो किसके हैं, एक क्वेश्चन, और कहाँ से मिले, ठीक है। बस तो उतना ही पढ़ना भी है हमको कुषाण वंश के बारे में कि ये सिक्के किसके हैं और कहाँ से मिले, ठीक है। 2 राजाओं के नाम याद रखने और 3 जगहों के नाम याद रखने। क्या बोला? 2 राजा और 3 जगह, ठीक है। और तीनों आस ही पास हैं। राजा कौन कौन से हैं? तो पहला नाम याद रखना है विम कटफिस, कडफिस, कडफिसेस भी लिखाता है, कडफिस ही अभी याद रखते हैं, ठीक है। विम कटफिस पहला नाम। और दूसरा इस वंश का जो सबसे फेमस शासक होगा, एम्परर होगा, कनिष्क, ठीक है। क्या नाम है इसका? कनिष्क। हो सकता है कि ये दोनों यहाँ पे रूल ना किए हों, ठीक है। इसमें मतभेद है कि किए कि नहीं किए, आए कि नहीं आए, रहे कि नहीं रहे, ये कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको ज़्यादा बड़ा वंश दिखाया नहीं गया। पर इन दोनों के सिक्के कहाँ से मिल गए? छत्तीसगढ़ से मिल गए। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे वो लोग शासन कर रहे होंगे। कई लोग बोलते हैं कि हो सकता है व्यापार कर रहे होंगे और व्यापारी यहाँ पर आए होंगे तो उनके सिक्के ले आए होंगे, उस कंडीशन में मिल गया होगा। तो कहाँ से मिला है बस ये याद रख लेते हैं अपन, ठीक है। 3 जगह याद रखनी है। पहली जगह है तेलीकोटा, तेलीकोटा, ठीक है। तेलीकोटा ये कहाँ है? खरसिया। तेलीकोटा मतलब खरसिया, खरसिया मतलब रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ से तेलीकोटा खरसिया से सोने का सिक्का मिला है, सोने का सिक्का, जो कि क्या है? कुषाण कालीन है,
किसका है ये भी फिक्स नहीं है कि वो भीमकटफिश का है कि कनिष्क का है। बस याद रखना है कि इन दोनों में से किसी का, क्योंकि दोनों के सिक्के मिलते जुलते थे। ठीक है, इसलिए इजी, यहां तक समझ आया। दूसरी जगह याद रखेंगे बिलासपुर, बिलासपुर। और तीसरी जगह याद रखेंगे कोरबा, कोरबा और बिलासपुर। इन दोनों ही जगह से इनके तांबे के सिक्के मिले हैं। किसके सिक्के मिले हैं? तांबे के, तांबे का। यहाँ पर भी तांबा, यहाँ पर भी तांबा। ठीक है, इतना ही याद रखना है कुषाण वंश के बारे में, और कुछ नहीं। ठीक, छत्तीसगढ़ भी पढ़ रहे हैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको कि राजर्षि तुलकुल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश, वाकाटक वंश प्राचीन भारत में। इन 5 को ही देख के जाना है, बाकी केवल पढ़ के जाना है, रटने की कोशिश नहीं करना है उसको। ठीक है, 5 डायनेस्टीज, इनको इतने तबीयत से पढ़ना है कि इनसे कुछ भी क्वेश्चन आए बनेगा ही। और बाकी सिर्फ पढ़ के चले जाओ, केवल राजाओं के नाम याद हो और सीक्वेंस पता हो कि किसके बाद कौन सा शासक। जितनी भी कहानी बताया हूँ 2 महीने के लिए भूल जाना। ठीक है, 2 महीने नहीं याद रखोगे चलेगा, क्योंकि ये बर्डन देगा आपको, है ना। ये याद रखने के लिए अच्छा है कि कहानी कैसे चल रही थी, आपको रिलेट करने के लिए अच्छा है। लेकिन यदि इसको रटने की कोशिश किए तो आप बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं रट पाओगे। ठीक है, तो जो मैं बताया हूँ आपको, वो सीक्वेंस जो एक दूसरे से जोड़ा था मैं डायनेस्टीज को, वो बीच वाला सीक्वेंस आपको नहीं याद रखना है। टू द पॉइंट, शासक, उनके कार्य, कहाँ पर राजधानी थी, कब शासन कर रहे थे, क्या काम किए, टू द पॉइंट, ये याद रख के आपको प्री में जाना है। ना कि पूरी स्टोरी की कौन किसको मारा, कहाँ से आया, क्यों गया, कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूछेगा ही नहीं क्योंकि। ठीक है, वो कहाँ पर काम आता है हमको? मेंस में। जब आप मेंस पढ़ोगे मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन अभी उसको बर्डन लेके नहीं याद करना है कि सर यहाँ पे क्या बताए थे, ये तो याद नहीं आ रहा है। जो है आपके पास कंटेंट, जितने फैक्ट हैं आपके पास, बस वही आपको रटना है। बात समझ आ रही है? ये डायनेस्टी समझ आई। दूसरी देखते हैं। दूसरा है मेघ वंश। मेघ, मेघ डायनेस्टी। ठीक है, मेघ डायनेस्टी, इनके भी सिक्के मिले हैं। ये माना जाता है कि ये जो डायनेस्टी है ये गुप्तों के पहले, सॉरी गुप्तों के बाद नहीं, गुप्तों के पहले, सातवाहनों के बाद और गुप्तों के पहले शासन कर रही होगी, ऐसा माना गया है। ठीक है, ये शासन कर रहे होंगे ऐसा माना गया। अच्छा, मौर्यों के बाद, मतलब मौर्य के बाद और सातवाहनों के पहले, या ये भी हो सकता है कि सातवाहनों के साथ। ये कहाँ पर शासन कर रहे थे? छत्तीसगढ़ वाले रीजन में शासन कर रहे थे। इन्हीं के साथ एक और डायनेस्टी जिसको मित्र बोलते हैं, जो इसके बाद पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये माना जाता है कि ये जो मित्र डायनेस्टी है ये सामंत थे, सामंत के रूप में काम कर रहे थे। किनके यहाँ? सातवाहनों के यहाँ। तो दोनों ही जो डायनेस्टी हम देख रहे हैं वो किसके आसपास देख रहे हैं? सातवाहनों के आसपास देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक एक करके कंप्लीट करेंगे। पहले हम देखेंगे मेघ वंश और फिर देखेंगे सातवाहन वंश। तो मेघ वंश में केवल राजाओं के नाम याद रखने। किसके नाम? राजाओं के। क्यों याद रख रहे हैं? क्योंकि इनके सिक्के मिल गए हैं, और सिक्के में ये पता चला है कि ये सिक्के कहाँ से ढाले गए थे, तो मल्हार से ढाले गए थे। ढलाई का काम जो हुआ है सिक्कों में, कोई भी सिक्का जब बनाया जाता है तो उसमें चिन्ह लगाया जाता है कि वो जिस जगह, जैसे अभी भी आप सिक्के देखते होगे भारत सरकार के, तो उसमें मार्किंग होती है कि वो सिक्का कहाँ से ढाला गया, कि वो नासिक में ढला है कि होशंगाबाद में ढला है। ऐसे अलग अलग मार्क लगाए जाते हैं उसमें, जिससे पता चलता है कि ये किस साल का सिक्का है, कहाँ ढाला गया है। वैसे ही जो मेघवंश के सिक्के मिले हैं, उनसे ये पता चलता है कि ये सिक्के कहाँ ढाले गए थे, मल्हार में। ठीक है, तो इनकी राजधानी के बारे में नहीं पता है, शासनकाल के बारे में नहीं पता है, केवल अनुमान लगाया गया है सिक्कों से कि ये वंश दूसरी शताब्दी में शासन कर रहा होगा। ठीक है, दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी मतलब वही सातवाहनों के आसपास आ गए अपन। शुंग वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश, यहीं पे था ना, बताया था। शुंग, कण्व, सातवाहन, ये देखे थे ना, मौर्य के बाद और गुप्तों के पहले।
तो गुप्त के राइज होने के पहले ये लोग आ चुके थे, मतलब शासन कर चुके थे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि तब तक कौन नहीं आया था, गुप्त नहीं आए थे। ठीक है, तो पहला शासक का ही क्या नाम है इसका, मेघ। ठीक है, मेघ पहला शासक, याद रहेगा, पहला शासक मेघ। दूसरे को बोला जाता है यमेघ, यमेघ। तीसरे का नाम है विमेघ, मेघ, यमेघ, विमेघ। ठीक है, मेघ, यमेघ और विमेघ, याद रहेगा, मेघ, यमेघ, विमेघ। चौथा शासक याद रखेंगे, शिवमेघ, शिवमेघ। ठीक है, शिवमेघ, यमेघ, विमेघ, शिवमेघ। ठीक है, शिव के बाद याद रखेंगे पांचवा शासक सत्यमेघ, सत्यमेघ। ठीक है, यमेघ, मेघ से शुरू हुआ है, यमेघ के साथ विमेघ लगाना है, वी के साथ शिव, शिव के साथ सत्य, और सत्य के बाद लास्ट में वसंत। ठीक है, लास्ट में क्या है, वसंत, वसंत मेघ, याद रहेगा। हाँ, सत्यमेघ, बसंत मेघ, शिव मेघ, सीधे याद करना है तो मेघ वंश है, मेघ वंश का पहला शासक मेघ। पहले मेघ में क्या जुड़ेगा, वी, ये सॉरी य के बाद वी के बाद शिव, शिव के बाद सत्य, सत्य के बाद बसंत। तो ये पूरे शासकों के नाम। इसमें से स्पेशली शिवमेघ का सिक्का, शिवमेघ का सिक्का और यमेघ का सिक्का कहाँ से के बारे में क्या पता चला है कि ये मल्हार से ढाले गए थे। ठीक है, शिवमेघ और यमेघ। याद रहेगा, शिवमेघ और यमेघ। ठीक है, कहाँ से ढाले गए थे ये सिक्के, मल्हार से। ठीक, मिला यहाँ से नहीं है सिक्का, सिक्का यहाँ से नहीं मिला, याद रखना ना, इन दोनों ही के सिक्के यहाँ से नहीं मिले, वो सिक्के ढाले यहाँ गए थे, मिले बाहर से। जैसे कि एक सिक्का मिला है त्रिपुरी से, एक सिक्का मिला है कौसंबी से, याद नहीं रखना है, बस नाम बता दे रहा हूँ इन दोनों के। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सिक्के ढाले कहाँ से गए थे, तो मल्हार से ढाले गए थे। सेम कंडीशन मित्र वंश के साथ भी है। ऐसा माना जाता है कि ये जो मित्र वंश है ना, ये शुंग वंश का ही ब्रांच है। शुंग वंश भी अपने नाम के पीछे मित्र लगाता था। ठीक है, लेकिन जब इसको हराया गया होगा, शुंग वंश को जब कण्व लोग हरवाए होंगे, उस कंडीशन में ये जो वंश है वो बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में बट गया होगा, ऐसा माना जाता है। और ब्रांचेस में बटने के बाद क्या हुआ होगा, तो ये लोग अलग अलग क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। ठीक है, इसीलिए ये माना जाता है कि इस वंश के जो शासक हुए वो कौशल, दक्षिण कौशल में भी आके रुके, और यहाँ पर अपने नाम के पीछे क्या लगाने लगे, मित्र लगाने लगे। इसमें भी अपने को 4 शासकों के नाम याद रखने, 4 शासक पढ़ने केवल। ठीक है, केवल कितने, 4 शासकों के नाम याद रखने। इनके भी सिक्के कहाँ से ढाले गए थे, मल्हार से डाले गए थे। तो इसलिए इनका भी जो राजधानी है वो क्या मान लिया जाता है, मल्हार का क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, सबके पीछे मित्र लगाना जरूरी है। नाम कैसे याद रखेंगे, देखो, पहले रवि। ठीक है, रवि, रवि मित्र। ठीक है, रवि मित्र याद रहेगा। रवि के बाद सुमित्र। ठीक है, रवि मतलब सूरज, हाँ, सु, और उसके बाद चंद्र मित्र। ठीक है, रवि सुचंद्र। ठीक है, चंद्र के बाद भूमित्र। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देखो, बोलते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, तो सुंदर, बसंत सुंदर दिखता है, बसंत ऋतु, तो शिव, सत्य और सुंदर, ये तीनों आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर के 3 नाम
य और वी लगा दिए तो ये भी आ गया मेघ, य और वी। तो ये 6 नाम यहाँ पर याद हो जाएंगे और 4 नाम यहाँ पे, रवि, सु, चंद्र और भू। ठीक है, ये याद रखना है कि इनकी जो मुद्रा मिली है उसमें गामस कोसली लिखा हुआ था, गामस कोसलीय। हाँ, नहीं नहीं नहीं, गामस को इस वंश के मुद्रा में क्या मिला है हमको, गामस कोशली लिखा हुआ, जो कि संस्कृत भाषा है और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है। ठीक है, गामस कोशली मतलब कौशल ग्राम का उल्लेख किया गया है, ग्राम कौशल ऐसा लिखा हुआ है, कौशल गांव। ठीक है, हो सकता है कि ये बहुत छोटे से क्षेत्र पर यहाँ पर शासन कर रहे होंगे, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ब्राह्मी, संस्कृत की लिपि ही ब्राह्मी है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये क्या हो गया, पूरा प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, ये वंश याद रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, अभी जो तीनों वंश देखे, इसमें कुषाण का 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशली तेलीकोटा को पूछा हुआ है, वो भी व्यापम के एग्जाम में आया हुआ है, पीएससी में नहीं रिपीट किया है। समझ आ रही है। मेघ और मित्र वंश से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, आएगा भी तो ज़्यादा चांस है कि या तो ये पूछेगा क्षेत्र, तो क्षेत्र मल्हार। ठीक है, या तो पूछेगा राजाओं का सीक्वेंस या नाम, इनमें से कौन सा शासक मित्र वंश से संबंधित है या नहीं, विच एम्परर इज रिलेटेड टू मित्र वंश और या डायनेस्टी, या फिर ऐसे ही मेघ वंश के बारे में। क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा, दोनों में वही क्वेश्चन बन सकता है, नया क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सिक्के इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ से नहीं मिले। कहाँ से मिल रहे हैं, या तो त्रिपुरी से मिल रहा है या तो कौशाम्बी, दोनों छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो इसलिए ये नहीं पूछेगा कि सिक्के कहाँ से मिले, ये पूछेगा कि सिक्के ढाले कहाँ से गए थे, तो मल्हार से ढाले गए थे, ये पता चला। ठीक है, तो जो सिक्के हैं उसमें मल्हार का चिन्ह होता था एक साइड में, और दूसरे साइड में मतलब वृक्ष बना होता था एक, जो इंडिकेट करता था कि ये क्या कहाँ से डाला गया है, मल्हार से डाला गया है। ठीक है, और दूसरे साइड में इसमें राजा का नाम लिखा होता था। ठीक है, और उसकी उपाधि लिखी होती थी, और हाथी का चित्र बना होता था, जैसे पहले गेंडा का 8 आना आता था ना, वैसे इसमें हाथी बना होता था। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकता है कि कहाँ ढाला गया था, तो मल्हार में। ठीक है, और दोनों को, मेघ और मित्र दोनों को, ठीक है, मेघ और मित्र दोनों को ही यही पूछेगा वो, कि सिक्के कहाँ ढाले गए थे इनके, तो मल्हार में ढाले गए थे, मल्हार के क्षेत्र में ही दोनों वंश शासन कर रहे थे। सीक्वेंस पूछेगा, सीक्वेंस बता दीजिए, आपका काम हो गया इस वंश में। ठीक है, इजी। चलें अब कलचुरियों के पास, अब चलते हैं मेन डायनेस्टी देखते हैं, कलचुरी। कलचुरी मध्य, यदि मध्यकाल से क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन, यदि ओवरऑल छत्तीसगढ़ के इतिहास से 10 क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, कलचुरी से अकेले होंगे। ठीक है, हालांकि वंश भी बड़ा है। ठीक है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, और साथ में सीक्वेंस याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है इस वंश का, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है राजाओं का सीक्वेंस, क्योंकि बीच बीच में इसमें अंधकार युग आया है। अंधकार युग का मतलब क्या होता है, डार्क एरिया, जहाँ पर कोई शासकों की जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर कवि लोग रहते थे, जैसे गोपाल मिश्र, नाम सुना होगा। ठीक है, गोपाल मिश्र, वो अपने जो रचना है, जो उनके क्रिएशंस हैं, उनमें कई राजाओं का नाम मेंशन करके रखे हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठा ले रहा है कि सीक्वेंस बताने के लिए। तो जहाँ पर वो ब्लैंक एरिया आएगा, वहाँ पर मैं सीक्वेंस आपको अलग से बताऊंगा, वहाँ पे केवल हमको राजाओं के नाम याद रखने हैं, वो क्या किए हैं इसके बारे में हमको नहीं पता करना है। पर यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े राजा भी हैं जिनके ऊपर एक एक पेज, मतलब पूरे 175 वर्ड भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, एक एक राजा के ऊपर, पर इतना नहीं करना है, कोशिश करेंगे कि कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अपन चीज़ें ले आएँ। ठीक है, देखो कलचुरी जो है ना, कलचुरी
ये दो पार्ट में अपन पढ़ सकते हैं। एक होते हैं इंडिया के कलचुरी, जो पहले छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे, ये छत्तीसगढ़ में 1000वीं शताब्दी में आएंगे, 1000 AD में। बात समझ आ रही है? उसके पहले भी ये थे। ऐसा माना जाता है कि कलचुरी पूरे भारत में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ ना, लगभग 500 से 1741 तक के शासन करेंगे। कब से? 500 से 1741, या 550 से 1741। यदि आप काउंट करोगे तो इसको मैं 6 भी मान लूँ और इसको 18 मान लूँ, तो भी 1200 साल होते हैं। पूरे इंडिया पे कितने साल शासन किए? 1200 वर्ष। ठीक है, 1200 साल शासन किए। उसमें से कम 700 साल तो प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ पे, डायरेक्टली कहाँ पर शासन किए हैं? छत्तीसगढ़ पे 700 साल। इनडायरेक्टली यदि काउंट कर लें कि त्रिपुरी और यहाँ मिलाकर, तो भी 850 साल केवल कहाँ पर बीता है? छत्तीसगढ़ में। इसीलिए ये छत्तीसगढ़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो मेन भाग है, मतलब मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर ये वंश शासन कर रहा है। ठीक है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ये यहाँ शासन करेंगे तो हम दूसरे साइड भी देखेंगे कौन आ रहे हैं, काकतीय वंश, वो भी आएगा। देखेंगे कैसे वो लोग नागवंश को हरा के वो लोग आएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा इसी के। लेकिन ये सबसे बड़ा वंश है मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का, याद रहेगा। तो इसको दो ही पार्ट में देखते हैं कि पहले ये समझते हैं कि कलचुरी पहले कहाँ रहे होंगे और वो कैसे मूव करके छत्तीसगढ़ पहुँचे। तो ये हिस्ट्री है, इसी को हमको समझना है। इंट्रोडक्शन समझ लो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का। ठीक है, थोड़ा सा मैप बना के आपको समझा देता हूँ। इंडिया मैप बनाऊँ क्या, कि छत्तीसगढ़ में ही बना के समझा दूँ? ये छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ये एमपी, ठीक है, एमपी याद रहेगा। और इसी के ऊपर चले जाओगे तो ये वाला एरिया यूपी का है। हाँ, ये 3 एरिया। ये जो पीछे का क्षेत्र है, पश्चिम का क्षेत्र, ये वाला एरिया, ये मालवा कहलाता है। क्या कहलाता है? मालवा। ठीक है, मालवा, जो कि किससे लगता है? गुजरात वाले एरिया से लगता है। ठीक है, मालवा, याद रहेगा क्या? हाँ, कलचुरियों की उत्पत्ति इसी के आसपास मानी जाती है। द ओरिजिन ऑफ कलचुरीज आर बिलोंग्स टू मालवा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पहले ये नहीं पता चलता कि कलचुरी आए कैसे। जैसे राजपूतों के बारे में आप जब पढ़ोगे तो उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया जाता है कि पुराणों में बताया गया कि कोई अग्नि से पैदा हुआ, कोई वायु से पैदा हुआ। वैसे ही छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं, पुराणों में बस बताया गया है। कई लोग मानते हैं कि ये सहस्त्र अर्जुन को अपना पूर्वज मानते हैं, एंसेस्टर मानते हैं। सहस्त्र अर्जुन, ये सहस्त्र बाहु था ना, जो जिसके बहुत सारी भुजाएं थी, जिनको भगवान की उपाधि थी। जब आप रामायण देखोगे तब इसका नाम समझ आएगा, सहस्त्र बाहु। ठीक है, कई लोग उससे अपना, उसी का नाम है था। क्या था? है। ठीक है, इसीलिए अपने आप को क्या बोलते हैं? है वंशी, याद रहेगा। कलचुरियों को ही क्या बोला जाता है वंशी। ये इनका दो पक्ष अलग अलग है। ये भारतीय पक्ष है, जो ये मानते हैं कि कलचुरी भारत से ही थे, और इनका वर्णन कहाँ पर है? पुराणों में है। लेकिन किस नाम से है वंशियों के नाम से है, जो कि सहस्त्रबाहु के ही डिसेंडेंट्स रहे होंगे, उनके वंशज रहे होंगे। हाँ, जिसकी हजारों भुजा थी, एक एक भुजा करके काटते हैं, बहुत सारी कहानी है ना। ठीक है, और बाद में उनको भगवान मानते हैं, हार मानते हैं। हाँ, हाँ जी, सहस्त्र अर्जुन को। ठीक है, ये याद रहेगा। ये भारतीय सिद्धांत था। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत कहता है कि कलचुरी यहाँ के थे ही नहीं, ये बाहर से आए थे।
ठीक है, क्योंकि ये जो कलचुरी शब्द है ये माना जाता है कि ये कुलचुर से बना है। किससे बना है? कुलचुर या कुलूचुर से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? उच्च कुल, ठीक है। और ये शब्द कौन सा है? तो ये टर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द, कुलचुर या कुलूचुर। बात समझ आया? तो यदि ये शब्द जो कलचुरी है कुलूचुरु से बना होगा तो उस कंडीशन में ये कहाँ से आए होंगे? टर्की के साइड से आए होंगे, मतलब मध्य एशिया से आए होंगे, ठीक है। तो हो सकता है जैसे कुषाण वंश का आक्रमण हुआ था और वो यहाँ पे आके बसे थे कुछ समय के लिए, ऐसा ही माना जाता है कि जब गुप्तों का अंत हुआ होगा उस टाइम पर ये वंश कहाँ आया होगा? इंडिया आया होगा, और इंडिया आके कहाँ बस गया होगा? गुजरात वाले एरिया में शासन करना शुरू किया होगा, और वहाँ से धीरे धीरे माइग्रेट होके कहाँ तक पहुँचा होगा? छत्तीसगढ़ तक, ऐसा माना जाता है। तो ये दो अलग अलग सिद्धांत है उत्पत्ति के, याद कुछ नहीं रखना है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि ये पूछेगा कि कलचुरियों की पहली राजधानी कौन सी मानी जाती है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम चले जाते हैं मालवा। मालवा में ये पहली बार वंश देखा गया जिसका उल्लेख मिला है हमको, ठीक है। यहाँ पर एक शासक था बोलते हैं जिसका नाम क्या था? महिषमान। क्या नाम था? महिषमान, ठीक है, महिषमान। इसने एक नगर बसाया जिसका नाम था महेशमती। महिषमती नहीं, बाहुबली वाला आंध्रा का था, ठीक है, ये एमपी वाला है, ठीक। महिषमान एक शासक था जिसने कौन सा नगर बसाया था? महिषमती, ठीक है। इसी महेशवती, ये महिषमती कहाँ का क्षेत्र है? तो मालवा का ही एक जगह है जिसका नाम है महेश्वर। वर्तमान में क्या नाम है इसका? महेश्वर, ठीक है, महेश्वर। इसी को क्या माना जाता है? महिषमती, महिषमती, ठीक है। यहां से कलचुरियों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये बोला जाए कि कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो महिषमती थी, याद रहेगा। हाँ, वो अलग है, ये अलग है, वो यहाँ पर आएगा। अवंती का क्षेत्र ये वाला एरिया है, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है, ये दूसरा एरिया है, ठीक है। हाँ, पीछे का एरिया है ना, पश्चिम का एरिया है भाई, वो सामने था, पूर्व में था। कई लोग बताने वाले इसी को बता देते हैं, पर जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ राम कुमार की बिहार की बुक में, तो वो मालवा का क्षेत्र था, ठीक है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो भाई, ठीक है क्या? यहाँ तक समझ आया? अब देखिए, महिषमान ने बसा तो दिया, लेकिन महिषमान कलचुरी वंश से संबंधित था कि नहीं, ये इसमें भी कंफ्यूजन है। तो लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि महिषमान ही पहला शासक है कि कोई और है। तो ये मान क्या लिए कि इस वंश का पहला शासक मानते हैं ये लोग कृष्णराज को। किसको? कृष्णराज को, ठीक है। हालांकि महिषमान ने शहर बसाया और महिषमती नगर उसी का था, लेकिन उस महिषमती नगर पे पहला शासक कौन बना मानते हैं? कृष्णराज। अब कृष्णराज अचानक से तो शासक नहीं बन गया होगा, कोई तो हिस्ट्री होगी इसकी, कोई तो पिता भी होगा इसका, उसका नाम वाम नहीं पता चला, इसलिए हम क्या मान लिए कि जो कृष्णराज है ये इस वंश का पहला शासक है। तो कलचुरियों का आदि पुरुष या संस्थापक कौन है? तो कृष्णराज। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कलचुरियों का, ठीक है। कलचुरियों का संस्थापक कौन है? कृष्णराज, याद रहेगा। लगभग 550 ईस्वी से 75 तक ये क्या करेगा? शासन करेगा। याद नहीं रखना है कब तक शासन किया, नहीं पूछेगा, ठीक है, बस नाम याद रखना है। कृष्णराज के बाद यहीं पर दूसरा शासक हुआ जिसका नाम है शंकरगढ़, शंकरगढ़ फर्स्ट, ठीक है। और शंकरगढ़ फर्स्ट के बाद शासक बनेगा बुद्धराज, बुद्धराज, ठीक है, शंकरगढ़ बुद्धराज। ये तीन ही शासकों की जानकारी मिलती है जो कहाँ से शासन कर पाए? महिषमती या महेश्वर से शासन कर पाए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के समय जब बुद्धराज शासन कर रहा था तो नीचे चालुक्य शासक बैठे हुए हैं इंडिया के इस वाले एरिया में, देखे थे ना चालुक्य शासक, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का एंसेस्टर है मंगलेश,
उसी के वंश में आने वाला नाम क्या है? मंगलेश। ये माना जाता है कि ये मंगलेश कहाँ आक्रमण कर दिया होगा? माहेशमती पर। माहेशमती पर आक्रमण किया और बुद्धराज को पराजित किया। ठीक है, ही डिफीटेड बुद्धराज। याद रहेगा क्या? मंगलेश। मंगलेश कौन है? पुलकेशिन द्वितीय का नाती पोता जो भी होगा, ठीक है, उसी के एंसेस्टर्स हैं, उसी के वंश के लोग हैं। याद रहेगा? चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश। देखो, दो वंश इसके समकालीन होंगे कलचुरी के। एक तो ये चालुक्य वंश, ठीक है, एक चालुक्य वंश और एक राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट पढ़े त्रिपक्षी संघर्ष, अभी पढ़ने वाले होगे, ठीक है, नहीं पढ़े हो? नहीं आया? आएगा, ठीक है, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो त्रिपक्षी संघर्ष होगा, वहां पर आप देखोगे कि एक राष्ट्रकूट रहेंगे। ये भी इनके समकालीन हैं और चालुक्य वंश भी इनके समकालीन। इन दोनों से ही बाद में, पहले तो लड़ाई हो रही है पर बाद में इनसे क्या होगा? विवाह होने लग जाएगा। ठीक है, हालांकि वो हमको नहीं पढ़ना है। वो यदि हम एमपी स्टेट की तैयारी कर रहे होते तो उस कंडीशन में हमको वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि एमपी में जो कलचुरी की त्रिपुरी शाखा थी, उन्होंने किससे विवाह किया था? चालुक्य और राष्ट्रकूट से। ठीक है, तो उनके शासकों के नाम हमको पढ़ने को मिलते हैं। याद रहेगा क्या? चालुक्य और राष्ट्रकूट के। कौन है भाई बाहर? चलो ठीक है, ठीक है, चालुक्य और राष्ट्रकूट इनके समकालीन थे। ये माना जाता है कि जो मंगलेश है चालुक्य वंश का, वो किसको हरा दिया? बुद्धराज को। तो इस समय ये डिस्टरबेंस आया और अगले 200 साल तक पता ही नहीं चला कि कौन शासक शासन कर रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ किए नहीं होंगे जिससे हमको एविडेंस मिल पाए। तो ये जो ब्लैंक एरिया है वो दिखता है हमको 200 साल का। यहाँ पे हम 200 साल में कौन शासन किया नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मालवा का क्षेत्र है। ठीक है, बस याद रखेंगे कि बुद्धराज के बाद किसी की जानकारी नहीं मिलती। 200 साल बाद सीधे एक राजा मिलता है जिसका नाम क्या है? वामराजदेव। वामराजदेव। ऐसा अज्यूम कर सकते हैं हम कि जब मंगलेश इसको हराया होगा तो एक बार में तो खत्म नहीं हो गई होगी ये लड़ाई। ये लड़ाई कुछ समय तक चली होगी, जिसके कारण जो ये वामराजदेव है, ठीक है, वामराजदेव यहां से निकल के कहां भाग गया? यूपी। ठीक है, कहां भाग गया? यूपी। और यूपी में जाके ये गोरखपुर वाला एरिया है, गोरखपुर वाला एरिया, गोरखपुर प्रेस सुने हो? हाँ, इन सभी एरिया को ये जीता। ठीक है, जीत के किसको राजधानी बनाया? कालिंजर को। किसको? कालिंजर। कालिंजर इसकी पहली राजधानी वामराजदेव की। ठीक है, जो लोग यूपी जाके बसे, यहां पर ये जीतेगा वामराज और अपने छोटे भाई जिसका नाम क्या है? लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज फर्स्ट। ठीक है, लक्ष्मण राज फर्स्ट, इसको वहां का अधिपति बना के उसको वहीं छोड़ दिया। ठीक है, जीता कौन? वामराजदेव। किसको? यूपी को। यूपी के साइड गोरखपुर एरिया, और राजधानी किसको बनाया? कालिंजर को। ठीक है, कालिंजर किला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री, वहां पर आपको कई बार नाम आएगा। यूपी में है, पहले भी पूछा था, आप लोग बताए नहीं थे। ठीक है, कालिंजर याद रहेगा। कालिंजर को पहली राजधानी बनाया और वहां पर किसको भेज दिया? अपने भाई लक्ष्मण राज फर्स्ट को। ठीक है, लक्ष्मण राज फर्स्ट को यहां भेज दिया और खुद वहां से वापस आ गया। जो लक्ष्मण राज के एंसेस्टर हुए, जो इसके बाद शासन किए यूपी वाले एरिया में, वो सरयू पार के कलचुरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरयू पार, क्योंकि सरयू नदी है ना अयोध्या। हाँ, सरयू नदी, तो सरयू पार के कलचुरी। इसके एंसेस्टर्स लक्ष्मण राज के क्या कहलाए? सरयू पार के कलचुरी। याद रहेगा। ये एरिया जीत के
वामराज वापस आ गया, क्योंकि अब इसके पास पैसा भी था और पावर भी बढ़ गई थी। बात समझ आई? जब तक यहाँ पर अशांति थी तो यहाँ से भागा। अब जब वापस आया तो वो महिष मान नहीं गया, उसको लगा कि फिर से युद्ध मत हो जाए, तो वो पहले ही रुक गया नर्मदा नदी के किनारे। और यहाँ पर जबलपुर के बाजू में एक जगह है त्रिपुरी, जिसको अभी वर्तमान में तेवर कहते हैं, 5-6 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये यहीं पे सम्मेलन भी हुआ था 1939 में, बताया था ना गांधी जी वाला, त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का बताया था जब अपन, हाँ ये वही वाली जगह है त्रिपुरी। ठीक है, बहुत छोटा सा गांव है, अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल मंदिर बचे हुए। ठीक है, जैसे हमारा रतनपुर दिखता है ना, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तेवर त्रिपुरी। यहाँ पर आकर कौन शासन करने लग जाएगा? वामराज देव। तो त्रिपुरी में कलचुरियों का संस्थापक कौन है? वामराज देव। देखो 2 क्वेश्चन हो गए। कलचुरियों का संस्थापक कौन है पूछे तो, या आदि पुरुष कौन है? कृष्णराज। त्रिपुरी के कलचुरियों का संस्थापक कौन है पूछे तो वामराज देव। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा जब छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के संस्थापक देखेंगे हम। ठीक है, तो 3 अलग अलग क्वेश्चन और 3 अलग अलग नाम है, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा ना? हाँ, तो वामराज देव आ गए। ठीक है, इसको मिटा दो। और वामराज देव किसको राजधानी बना लिया है? त्रिपुरी को। ठीक है, वामराज की राजधानी क्या बन गई है? त्रिपुरी। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक वामराज देव, याद रहेगा। इसका जो बेटा रहेगा उसका नाम है कोकल प्रथम, कोकल फर्स्ट। बहुत सारी बुक में बहुत सारी गलती। ठीक है, बहुत सारी बुक में बहुत सारी गलती। रेफरेंस किसको लेंगे? यदि आपको पढ़ना ही हुआ कि ये मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो राम कुमार बिहार की बुक ले लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, कोचिंग की बुक्स में वो कंफ्यूज होके कभी इसको कोकल द्वितीय बोलते हैं, कभी एक बार और कोकल द्वितीय आते हैं, इसका भी 18 बेटा बताते हैं, उसका भी 18 बेटा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है बुक्स में। ठीक है, यदि आपको पढ़ना ही हुआ तो आप किससे पढ़ोगे? या तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुन लो, सबसे अच्छा। यदि आपको मन किया कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हो वो बताओ मेरे को, तो राम कुमार बिहार की बुक है, उठाइएगा। वहाँ पर आपको त्रिपुरी के कलचुरी अलग मिलेंगे, माहिष्मती के कलचुरी अलग मिलेंगे, और फिर लास्ट में छत्तीसगढ़ के कलचुरी अलग मिलेंगे। ठीक है, जिसको पढ़ने का मन है वो वहाँ से पढ़ सकता है, और जिसको एग्ज़ाम पास करने का मन है वो बस ये नोट्स कैरी करना, जो कोचिंग का नोट्स है उससे पढ़ लेना, काफ़ी होगा। ठीक है, देखें आगे। वामराज का बेटा कौन है? कोकल फर्स्ट। उसमें लिखा हुआ है बिहार की बुक में कि इसी के 18 बेटे थे। किसके? कोकल फर्स्ट के। ठीक है, और इसी में से एक था कौन? शंकरगढ़, कल पढ़े थे, शंकरगढ़ मुग्धतुंग। इसी का नाम क्या था? शंकरगढ़ सेकंड या शंकरगढ़ मुग्धतुंग, पढ़े थे ना? हाँ, ठीक है। ये किस पे आक्रमण करेगा? विक्रमादित्य पे। ठीक है, मतलब इसका लगभग शासन कितना रहा होगा? तो 890 से 910 के बीच ये कहीं पर शासन कर रहा था। ठीक है, त्रिपुरी पे। ठीक, 890 से 910। और ये कहाँ पर अटैक करेगा? छत्तीसगढ़ में अटैक करेगा, पाली वाले एरिया में। इस समय पाली में कौन बैठा हुआ है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? बाणवंश। बाणवंश। ठीक है, बाणवंश से रिलेटेड। समझ आया? इसमें भी बहुत सारे शासक हैं, सब शासकों के नाम बताऊंगा तो आप परेशान होंगे, जबकि वहां से क्वेश्चन आना नहीं है। इधर से क्वेश्चन नहीं आना है, क्वेश्चन केवल उन व्यक्तियों के बारे में आएगा कि बहुत से बहुत पूछ लिया कि वामराज देव जो है ये क्या है? त्रिपुरी के वंश का संस्थापक है। ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरियों का संस्थापक कौन है? वामराज देव।
पहला आक्रमण छत्तीसगढ़ पे कौन कर रहा है? शंकरगढ़ मुग्धतुंग। इसके बारे में पूछ सकता है, तो इसका शासनकाल भी याद रखना, लगभग मिलता जुलता रहना चाहिए, 890 से 910। ठीक है। उस समय जो बिलासपुर का एरिया है, मतलब जो पाली है, कोरबा है, वो बिलासपुर में आता था। ठीक है, तो बिलासपुर को पाल कहा जाता था, ये भी पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। बिलासपुर को क्या क्षेत्र कहा जाता था? पाल एरिया कहा जाता था, पाल। बिलासपुर इज नोन एज पाल एरिया। पाल, बिलासपुर। कोरबा उस समय बिलासपुर का भाग था, कोरबा बना नहीं था। ठीक है। पाली भी किसका एरिया रहा होगा? बिलासपुर का एरिया रहा होगा। नहीं तो वो तो एरिया वाइज होता है ना। सबसे पहले जब ये आएंगे ना त्रिपुरी से यहाँ, तो पहले पाली जीते भले, पाली का एरिया, लेकिन राजधानी किसको बनाए पहली? तुम्माड़ को। ठीक है, तुम्माड़ को राजधानी बनाए। वो राजधानी रही, यहीं से राजधानी चालू हो गई है तुम्माड़। जब पाली क्षेत्र जैसे ही जीते ये लोग, तो कहाँ पर शासन किए? तुम्माड़ को राजधानी बनाए। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि ये खुद नहीं रुक रहा है, ये वापस चले गया, अपने सैनिकों को दे दिया कि भाई आप लोग यहाँ पर शासन करते रहो, मैं जा रहा हूँ। या अपने भाइयों को दे दिया, ऐसा मानिए, क्योंकि 18 भाई थे, किसी एक को यहाँ पर डिप्यूट किया होगा और खुद वापस चले गया। किसको किया, क्या किया, उल्लेख नहीं है। ठीक है, किसी को भी यहाँ पर डिप्यूट किया होगा, स्थापित किया होगा, और अपना क्या चले गया, वापस कहाँ चले गया? त्रिपुरी। जैसे ही बाणवंश शासक हारे, ये लोग किससे हेल्प लेने चले गए? इधर उड़ीसा में कौन है? सोमवंश। सोमवंश को बोले कि भाई हरा दिया यार हम लोग को उधर से आके, हो सकता है कल तुम लोगों को मार पीट देगा। ठीक है, तो बोले चलो साथ में मारेंगे। दोनों मिलके इसके भाई को मार दिए। किसको? किसके भाई को? शंकरगढ़ के। नाम नहीं पढ़ना है, क्योंकि 18 भाई थे, तो कौन सा भाई था ये नहीं पता है। ठीक है, इसलिए नाम नहीं पता है हमको कि किसको हराए। पर ये कहा जाता है कि सोमवंशियों ने वापस किसको कैप्चर कर लिया? पाली एरिया को कैप्चर कर लिया। ठीक है, शंकरगढ़ के बाद। ठीक, अब ये एरिया इन्हीं के पास था। इसके बीच में और कई शासक आए जिनके नाम हमको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, सीधे याद रखना है, शंकरगढ़ मुग्धतुंग के बाद भीमरथ के समय आक्रमण किसने किया था? लक्ष्मण राज सेकंड। ठीक है, लक्ष्मण राज सेकंड। सेकंड क्यों? लक्ष्मण राज फर्स्ट को हम छोड़ के आए थे ना कलिंग में। लक्ष्मण राज फर्स्ट को कहाँ छोड़ के आए थे? कलिंजर में। कलिंजर में छोड़ के आए हैं। ये सरयू पारी बन गया है, सरयू पार के कलचुरी कहला रहा है। दूसरा है लक्ष्मण राज, जो कि अब कहाँ का शासक बना है? त्रिपुरी का। इसको पता चला कि ये लोग, पहले जो पाली वाला एरिया था वो हमारे में आता था, बाद में बाणवंशी बोल रहा हूँ, सोमवंशी शासकों ने हमको हराया है। तो ये अब वो सोमवंशी शासक तो नहीं रह गए होंगे, लेकिन उस समय शासन कौन कर रहा था? भीमरथ। भीमरथ पढ़े थे ना। लक्ष्मण राज का आक्रमण किसके समय हुआ था? भीमरथ। हाँ, भीमरथ। हो सकता है जब शंकरगढ़ आक्रमण किया होगा तो इस समय सोमवंशी शासक कौन रहा होगा? संस्थापक, मतलब शिवगुप्त। शिवगुप्त के समय में कौन आक्रमण किया होगा? शंकरगढ़ मुग्धतुंग। यदि इनके आप शासन काल को देखोगे तो ये समझ में आएगा कि इसी समय, तब उस समय, लेकिन इसकी लड़ाई किससे हुई थी? बाणवंशी शासकों से हुई थी। ठीक है, उससे लड़ाई नहीं हुई। जब ये भीमरथ को भी आक्रमण किया तो भीमरथ केवल कौन सा एरिया हारा? पाली वाला एरिया हारा, ना कि पूरा उड़ीसा वाला। उड़ीसा को बचाने में वो सफल रहा था, इसलिए उसके आगे हम एंसेस्टर पढ़ पाए उसके। भीमरथ के बाद देखे ना, धर्मरथ बना, नहुस बना, इंद्ररथ बना, सब बनाए ना। वो इसीलिए हो पाया क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ वाला एरिया किसके पास चले गया? छत्तीसगढ़ के जो त्रिपुरी के कलचुरी आए थे उनके पास। किसका? बाणवंशी? नहीं नहीं, ये स्वतंत्र शासक था ना, इसीलिए तो एक ही शासक पढ़े अपन और अलग से वंश पढ़े। पहले उनको जरूरत नहीं पड़ी जब तक आक्रमण नहीं हुआ था।
आक्रमण में जब वो हार गया तब वो कहाँ गया? सोमवंशियों के पास, क्योंकि उसको पता तो रहा होगा कि मेरे पहले कौन शासन कर रहा था, सोमवंशी शासक। हो सकता है कि वो सामंत रहा भी हो। कौन है? हो सकता है कि वो सामंत रहा भी हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है, पर कहीं पर मेंशन नहीं है तो हम ऐसा पढ़ेंगे नहीं। सीधी सी बात याद रखेंगे कि जब शंकरगढ़ मुग्धतुंग छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया तो उस समय बाणवंशी शासक विक्रमादित्य शासन कर रहा था, जिसको हरा के उसने बाणवंश को यहाँ से समाप्त कर दिया। ठीक है, सिंपल सा। और दूसरा आक्रमण सीधे लक्ष्मण राज द्वितीय के बारे में याद रखेंगे, जो कि किस पर आक्रमण करने जाएगा? सोमवंशी शासकों के ऊपर, क्योंकि वो किस पे कैप्चर कर लिए थे? कौन सा एरिया कैप्चर कर लिए थे? पाली वाला एरिया, जो कि पहले किसका हिस्सा था? त्रिपुरी के शासकों का। ठीक है, अभी भी लक्ष्मण राज क्या नहीं करेगा? खुद शासन नहीं करेगा, ये भी वापस चले जाता है, क्योंकि इसको भी किससे प्यार रहता है? त्रिपुरी से। भाई त्रिपुरी जो मेन राजधानी है उसको छोड़ के थोड़ी आ जाएगा। तो ये जैसे ही वापस जाता है सोमवंशी शासक फिर कैप्चर कर लेंगे पाली को। ठीक है, पाली फिर से कैप्चर हो गया। अब इसके बाद लक्ष्मण राज के बाद सीधे याद रखना है, यहां पे बना दे रहा हूं, कोकल द्वितीय, कोकल सेकंड। ठीक है, यही कोकल फर्स्ट था, कोकल फर्स्ट का शंकरगढ़ मुग्धतुंग। अब कोकल सेकंड देख रहे हैं अपन, कोकल सेकंड। ठीक है, कोकल सेकंड का ही दो बेटे हैं। कोकल सेकंड के दो बेटे हमको किसके हिसाब से मिल रहे हैं? मेंशन नहीं किया है कि कितने बेटे थे, लेकिन दो के नाम मिले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? मेंशन नहीं किया है कि कोकल सेकंड के कितने बेटे हैं। राम कुमार बिहार में मेंशन नहीं किया गया, इसमें मेंशन है कि 18 पुत्र थे। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन बाकी जितनी भी बुक पढ़ोगे ना कोचिंग की, सब में यहाँ पर भी क्या लिख दिया है? 18 बेटे में से एक, जबकि राम कुमार बिहार में ऐसा नहीं लिखा। हालांकि वो पूछेगा भी नहीं तो उसमें टेंशन भी नहीं लेना है कि 18 थे कि नहीं थे। याद क्या रखना है कि कोकल सेकंड के दो बेटे हुए, एक का नाम है गांगेय देव। क्या नाम है? गांगेय देव। ठीक है, और एक का नाम है कलिंग राज, कलिंग राज। ठीक है, गांगेय देव और कलिंग राज। लक्ष्मण राज का बेटा है कोकल देव। ये खुद आक्रमण नहीं कर पाया, लेकिन इसको पता था कि मेरा पिता किसको जीता था? पाली वाले एरिया को जीता था। तो जब इसके बेटे बड़े हुए गांगेय देव और कलिंग राज, तो ये कलिंग राज को बोलता है कि जा भाई देख, पाली वाला एरिया था वो हमारे पास था, वहाँ पे अभी सोमवंशी लोग वापस कैप्चर कर लिए, तो जाके देख ले। क्योंकि गांगेय देव बड़ा था तो इसको क्या मिल गया? त्रिपुरी मिल गया, ये त्रिपुरी का शासक बन गया गांगेय देव। ठीक है, और इसके लिए जगह नहीं थी, इसको छोटा मोटा एरिया देना था, तो इसको क्या बोला? तू पाली चले जा, पाली में भी अपना घर वर है, आजकल दूसरे लोग रह रहे हैं, उन लोग को भगा देना। और ऐसा होता है ना, हाँ, कि आप मान लो पढ़ाई वढ़ाई करने चले गए शहर बच्चों को लेके, हाँ, कि बच्चे लोग पढ़ेंगे अच्छा खासा, और पता चला गांव के घर को पीछे से कोई निपटा दिया। धीरे धीरे दीवार बढ़ाते बढ़ाते पूरा एरिया अंदर। ऐसा ही होता है गांव में, है ना? अब यही कंडीशन इनके साथ भी हुई होगी कि सोमवंशी शासकों ने क्या कर लिया? वापस कैप्चर कर लिया है धीरे धीरे आते आते। तो अब जो पढ़ लिख लिया बच्चा उसको तो बताएगा ना कि यार गांव में भी घर था यार, अपन बहुत साल से नहीं गए हैं। तो अब ये सब जानता है, कानून वानून, लड़ाई वड़ाई। तो ये पहुंच गया कहाँ? पाली। और पाली आके इसको वापस कॉन्कर किया, और जो पुरानी राजधानी थी अपनी तुम्माड़, उसको राजधानी बनाया। ठीक है, स्टार्ट करें अब चलते हैं अपन। ये समझ आया? ये पूरी कहानी, ये हिस्ट्री है कलचुरियों की कि वो त्रिपुरी से यहाँ तक कैसे आए। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। माहिष्मती या कलचुरी के संस्थापक कौन है? नहीं, कृष्णराज। मिटा दिया हूँ। ठीक है, कृष्णराज, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वामराज देव ने यूपी का एरिया जीता और त्रिपुरी को राजधानी, अपनी दूसरी राजधानी बनाया। वामराज देव की भी पहली राजधानी यदि पूछ लिया, वैसे तो नहीं पूछेगा क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। पहली राजधानी कालिंजर। ठीक है,
दूसरी राजधानी अपनी बनाया था त्रिपुरी को। ठीक है, तो त्रिपुरी में कलचुरियों का संस्थापक कौन था? वामराज देव था। त्रिपुरी शाखा का संस्थापक कौन है? वामराज देव। आदि पुरुष या सिर्फ संस्थापक लिखा तो कृष्णराज, या फिर जब बाद में मेंशन करके पूछेगा कि त्रिपुरी में कलचुरियों का संस्थापक कौन है, तब क्या नाम है आपको? वामराज देव। ठीक है, उसके बाद आक्रमण याद रखने हैं कि कौन कौन आक्रमण किया। ठीक है, और उस समय कौन शासन कर रहा था, रिलेट करके, यहाँ तक याद रहेगा। चलिए अब सीधे छत्तीसगढ़ के कलचुरी में बताइए। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेंशन, मैं बोला ना कि भाई मैं नहीं बना रहा हूँ चीज़ों को, है ना, कहानियाँ अजम्पशन पे चल रही हैं। ठीक है, कि ये रहा होगा। ठीक है, और हम भी क्या रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक दूसरे से रिलेट कैसे हो जाए, एक कहानी कैसे बन जाए। ये पूछेगा ही नहीं कि उनके बीच में रिलेशन क्या था, कि वो उसका भाई था कि बेटा था कि माँ थी। ये हमारे क्वेश्चन का फील्ड नहीं है, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है। मान लो आपको भाई अच्छा लग रहा है तो भाई मान लो, पूछेगा तो है नहीं, ये तो नहीं पूछेगा कि ब्लड रिलेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं कि वो पूछेगा कि कोकल प्रथम कौन था। हमको ये मतलब है कि ये वामराज देव के बाद शासक बना, अब वो उसका भाई हो, चाचा हो, दामाद हो, कोई भी हो, हमको क्या करना। ठीक है, हम तो एक रिलेशन बनाने के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए रिलेशन बना दे रहे हैं कि वो उसका क्या रहा होगा, बेटा रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि सिनेरियो कुछ और ही अलग हो, उसका दामाद रहा हो, फिर कैसे कर लोगे। बात समझ आ रही? तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है हमको, वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, हमको मतलब नहीं। हमको बस ये याद रखना है कि भाई इसके बाद ये शासक बना, और शासक बनने के बाद ये कहानी हुई, बस इस बात से मतलब है। समझ आया? चलें अब छत्तीसगढ़ के कलचुरी में। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी, कलचुरीज इन छत्तीसगढ़। ठीक है, स्थापना कब हुई? ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना। ठीक है, कब स्टेबल हुए छत्तीसगढ़ में? तो याद रखेंगे 1000 AD में, ईस्वी 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़ में शासन काल क्या रहा? टेन्योर। ठीक है, शासन काल, शासन काल याद रखेंगे 1000 से स्टार्ट हो रहा है और ये जाएगा 1741 तक, 1741। इसके बाद मराठा आके इनको हराएंगे, डिफीट करेंगे, और उनके बाद किसका शासन चालू होगा? मराठाओं का। ब्रिटिशर्स नहीं, मराठा। पहले मराठा आएंगे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आएंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक शासन चलेगा? 1000 से 1741 तक। याद रहेगा, 1000 से 1741 तक। इसमें भी एक लोचा है। क्या लोचा है? कि बीच में 1741 के बीच में इसकी एक सेकंड ब्रांच बन जाएगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो कि लहुरी शाखा कहलाती है। ये कौन सी शाखा है? ये रतनपुर वाली है। ठीक है, और रतनपुर क्यों बोल रहे हैं? शासन स्टार्ट होगा तुम्माड़ से। ठीक है, 3 शासक तुम्माड़ से ही शासन करेंगे, लेकिन ज्यादातर शासक जो हैं वो कहाँ से शासन किए? रतनपुर, इसलिए हम इसको रतनपुर शाखा बोलते हैं। बात समझ आई क्या? ऐसा नहीं है कि इस बीच में तुम्माड़ राजधानी नहीं रही, तुम्माड़ भी राजधानी रही, रतनपुर भी रही, और देखेंगे बीच में छुरी खोजगई भी राजधानी बनेगी। छुरी खोजगई गए हो? नहीं गए हो? बहुत अच्छी जगह है। अब अच्छी है कि नहीं पता। मैं आज से 4-5 साल पहले गया था, ऐसा लगा था पहली बार स्वर्ग में आ गया हूँ। हाँ, कोरबा, कोरबा का बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अभी तक था जब मैं गया था। अभी पता नहीं क्या है, कि पहाड़ है, उसमें सीढ़ियाँ भी नहीं बनी है अभी तक। ठीक है, सबसे ऊपर में एक देवी का मंदिर है, सिंपल सा मंदिर है, एक मूर्ति रखी हुई, जैसे आप बड़ा गणेश का प्रतिमा देखते हो कि पहाड़ के ऊपर जो बस्तर। हाँ हाँ, उस पहाड़ को अभी तक काटा नहीं गया है, मतलब उसमें सीढ़ी नहीं बनी है। ठीक है, और पहाड़ के चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ मतलब जंगल है,
घोर जंगल जैसा होता है। गांव से लगभग 2-4 किलोमीटर और अंदर ये पहाड़ मिलेगा आपको, और उसके ऊपर में कोसगई देवी का मंदिर है। ठीक है, जिसकी हाइट लगभग इतनी है कि आप चढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि बादल जो है वो आसपास चल रहे हैं, मतलब नीचे लगने लगते हैं, वो ज़्यादा हाइट पे है तो। ठीक है, और उस समय तक बिल्कुल रॉ था, अनएक्सप्लोर्ड था, तो वहाँ पे सीढ़ी भी नहीं बनी थी। तो जो बारिश का मौसम था जब हम गए थे तो बारिश हो रही थी, तो झरने तो गिर ही रहे थे चारों साइड से, उसके अलग अलग डायरेक्शन से, और साथ में जिस जगह से चढ़ रहे थे उससे भी पानी गिर रहा था। तो यदि आप नीचे गिरे तो सीधे खाई में। ठीक है, थोड़ा रिस्की था, आप शायद मे भी बन गया हो। छुरी कोसगई जगह ही का नाम है, कोरबा में है ये। ठीक है, कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। ठीक है, कोसगई देवी का मंदिर है वहाँ पे। तो तीसरी राजधानी वो भी बनेगी बहारेंद्र साय के समय में। और फिर हम देखेंगे लगभग 1300 में, 1300 एडी से दूसरी शाखा बनेगी। ये भी कब तक चलेगी? 1741 तक। ये कौन सी शाखा कहलाएगी? लहुरी शाखा, या इसी को ही रायपुर शाखा बोलते हैं, लहुरी या रायपुर। इसका सेकंड ब्रांच बनाएंगे अपन। ठीक है, शासनकाल याद रहेगा। संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? कलिंगराज। ये स्पेशली याद रखना, छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का संस्थापक कौन है? कलिंगराज। कलिंगराज। पहली राजधानी अभी बताया, तुम्माण। ठीक है, पहली राजधानी तुम्माण, दूसरी राजधानी रतनपुर, रतनपुर, और तीसरी राजधानी छुरी कोसगई, छुरी कोसगई। ठीक है, ये 3 राजधानियां याद रखना है, छुरी कोसगई। तुम्माण में 3 लोग शासन करेंगे, अभी जो तीनों शासक अपन पढ़ने वाले हैं। रत्नदेव फर्स्ट आएगा, वो एक नया शहर बसाएगा रतनपुर, और रतनपुर को फिर अपनी राजधानी बनाएगा, वो अभी देखेंगे अपन। ठीक है, ये याद रहेगा। संस्थापक, इनकी जो मुद्रा है, मुद्रा करेंसी, ठीक है, इनकी करेंसी में किसका अंकन होता था? तो गजलक्ष्मी का, गजलक्ष्मी करेंसी। ठीक है, हाँ, अभी भी आप देखोगे रतनपुर का जो मंदिर है ना, महामाया मंदिर, उसके दोनों साइड में गजलक्ष्मी बनी हुई है। जब जो मेन डोर है उसका, जो पत्थर का बना हुआ है काले पत्थर से, उसमें दोनों साइड आपको गजलक्ष्मी का अंकन मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि ये लोग किसके उपासक रहे होंगे? गजलक्ष्मी के। लेकिन धर्म पूछा, धर्म तो बात बदल जाएगी। धर्म कौन सा था? शैव धर्म था। इसीलिए आप देखोगे महामाया मंदिर के चारों तरफ शिव मंदिर देखने को मिलता है हमको, जो ये बताता है कि ये किस धर्म से रहे होंगे? शैव धर्म से। बात समझ आई? हाँ, तो धर्म शैव है, लेकिन मुद्रा में किसका अंकन करते थे? गजलक्ष्मी का। ठीक है, अपनी कुल देवी महिषासुर मर्दिनी को मानते थे, उसी का प्रतिरूप मानते हैं किसको? महामाया माता, क्योंकि महिषासुर मर्दिनी ऑफिशियल नेम है देवी का। ठीक है, उसका छत्तीसगढ़ी वर्जन क्या है? महामाया या मावली देवी या दंतेश्वरी देवी, उसी का छत्तीसगढ़ी वर्जन है। जितनी भी दुर्गा के रूप देखोगे आप छत्तीसगढ़ के बाहर जाओगे तो वो नाम नहीं मिलेंगे आपको, महामाया, मावली माता, ये छत्तीसगढ़ी वर्जन ही है देवी का। ठीक है, कि हम उनको क्या बोलते हैं? महामाया बोलते हैं। एक्चुअल में वो कौन है? महिषासुर मर्दिनी, ऐसा ये लोग बोलते हैं कलचुरीज। याद रहेगा, ये याद रहेगा। शासक देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, कल देखेंगे। ठीक है, 11 बज चुके हैं, क्योंकि नहीं तो फिर बोलेंगे सर कि एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रहे हो। ठीक है, चलिए इसके आगे कल से शासक चालू करेंगे। पहला शासक देखेंगे और एक एक करके सभी शासकों का सीक्वेंस में देखेंगे। ठीक है, कलार, ये तो नहीं पता, ऐसा मैं कहीं पे भी नहीं पढ़ा हूँ। ऐसा तो मैं कहीं पर भी नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि ये रहे भी होंगे तो क्षत्रिय रहे होंगे। ठीक है, हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये रहे भी होंगे तो क्षत्रिय रहे होंगे। ये हो सकता है
कि कलचुरी के शासन में जितने लोग भी काम करते थे अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग लोग, जैसे पटेल हैं, पटेल एक्चुअल में इन्हीं का पोस्ट है, ठीक है, जो अपने आप को अब एक जाति मानते हैं। तो ऐसे ही सारे अलग अलग प्रोफेशन में रहे होंगे, अलग अलग पोस्ट में रहे होंगे। थोड़े समय बाद जब ये कलचुरी वंश खत्म हो गया होगा, नया ट्रेंड आ गया होगा, उस समय ये अपना नाम बदलना भूल गए। जिस पोस्ट में थे उसी पोस्ट को अपना सरनेम बना लिए। बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ? उस कंडीशन में ये हो सकता है कि ये क्या बोले कि हम कलचुरी के ही वंशज हैं। एक्चुअल में वो कलचुरी से रिलेटेड तो हैं, पर एज अ वहाँ पर, जैसे अब मान लो मैं यहाँ पर काम करता हूँ प्रीमियर आधार एकेडमी में, मेरी कोई डेजिग्नेशन है, कुछ समय बाद मेरे एंसेस्टर, सॉरी जो भी डिसेंडेंट होंगे मेरे होने वाले, वो ये मानने लग गए कि ये पोस्ट, जो मेरी पोस्ट है, मान लो कि मैं कोई भी एक पोस्ट ले लेते हैं, उस पोस्ट पे हूँ, मान लो सीनियर टीचर या टीचर, बाद में ये मानने लग गए कि हमारा जो सरनेम ही है वो क्या है, टीचर है या शिक्षक है। तो ये हो सकता है कि वो अपने आप को रिलेट कर लें कहीं से, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये यही नहीं पता है कि कलचुरी खुद कहाँ से आए थे, कौन थे। तो ये कैसे बोलोगे कि ये उन्हीं के पर्टिकुलर एक समाज उनका एंसेस्टर है? बात समझ आए? तो ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि जैसे पोस्ट डिसाइडेड थी तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग भी रहे होंगे उनके शासनकाल में, और वो अपने आप को कलचुरी से रिलेट करते होंगे, ठीक है। चलो।